गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज, इसकी दोस्तों आज लास्ट क्लास है। यानी कि कुछ मिसलेनियस जो टॉपिक है ना, जो रिमेनिंग टॉपिक है जो बच गए थे अब तक क्लासेस से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हम कर ही चुके हैं, आपको पता है पूरा कंप्लीट। ये वाला ये भी हम कर चुके हैं यहां तक। आज हम जो देखेंगे दोस्तों, भारत एवं जलवायु परिवर्तन, इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इस पर डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग अजहर खान। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन सम्मेलन है, वो हम बीच बीच में क्लास में देख ही चुके हैं सारे। और दोस्तों आज हम ओजोन क्षरण की थोड़ी बात करेंगे और एसिडिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें अम्ल वर्षा और ये डिस्कस करेंगे। कुछ पर्यावरणीय कानून सम्मेलन संगठन, ये भी हम डिस्कस बीच बीच में क्लासेज में कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग। और आज दोस्तों हम कुछ लास्ट मिनट टिप्स पे भी डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले कुछ लास्ट मिनट टिप्स क्या है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। और ये जो है ना दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस वाला, इसको हम स्किप करेंगे। देखिए शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 के एक सवाल से। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत सरकार का जो प्रोग्राम है ग्रीन इंडिया मिशन, हरित भारत मिशन, इसके उद्देश्य जो है ना उसको सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो दोस्तों देखिए, ग्रीन इंडिया जो मिशन है उसके उद्देश्य पूछे कि इसका सबसे बेस्ट उद्देश्य कौन सा है, सर्वोत्तम जो बताता है। पहला है दोस्तों, पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तदत द्वारा हरित लेखाकरण यानी ग्रीन अकाउंटिंग का को अमल में लाना है। ये इसका उद्देश्य नहीं था। सर क्या आज रिवीजन की लास्ट क्लास है? हाँ अजहर खान, आज लास्ट क्लास है। एनवायरमेंट आज पूरी खत्म हो जाएगी, जो हमको कवर करना था इंपोर्टेंट जो चीजें हैं। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये भी दोस्तों इसमें नहीं था, इसका उद्देश्य ही नहीं था। दूसरा है वनाच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा एडेप्टेशन जो है अनुकूलन एवं न्यूनीकरण यानी मिटिगेशन के संयुक्त उपायों में जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। ये इसका दोस्तों राइट इसमें था सी, यानी केवल 3 इसका। अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों ग्रीन इंडिया मिशन, ये क्वेश्चन क्यों रखा है? क्योंकि जिससे हम ग्रीन इंडिया मिशन क्या है, ये किसके अंतर्गत लाया गया था भारत में, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा आज इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अब देखो दोस्तों, एक और अभ्यास प्रश्न इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम जो है, जो जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना है, जो नेशनल एक्शन प्लान है हमारा भारत सरकार का, जो नेशनल एक्शन प्लान है जलवायु परिवर्तन का, उसके अंतर्गत कौन कौन से मिशन आते हैं, इस पर सवाल है। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन उसमें आता है क्या? राष्ट्रीय सतत आवास मिशन उसके अंतर्गत है क्या? राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन उसके अंतर्गत है क्या? राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन उसके अंतर्गत है क्या? ये पूछा है। अब इस सवाल को यहाँ रखने का बस यही पर्पज है कि एनएपी क्या है, नेशनल एक्शन प्लान क्या है भारत का जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसके अंतर्गत कौन कौन से मिशन आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो दोस्तों ये जो चौथा है ना, ये इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये 3 मिशन है। अब कौन कौन से मिशन इसके अंतर्गत है, नेशनल एक्शन प्लान क्या है, देखते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, भारत एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है दोस्तों, एनएपीसीसी, भारत की जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, ये वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिए लाई गई थी इसकी कार्य योजना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैराथन आज शाम तक ले लेना सर जी, मैराथन क्लास अजहर खान देखते हैं। अब इसके अंतर्गत दोस्तों हमको ध्यान रखना है, जो ये नेशनल एक्शन प्लान था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है भारत का, जो 2008 में शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत 8 मिशन थे। वो मिशन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मिशन है, और इन मिशन के बारे में ब्रीफ में भी पता होना चाहिए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि अभी देखा ना प्रीलिम्स 2016 का, इस मिशन के उद्देश्य पे सवाल पूछा हुआ है। तो देखिए, एक तो है दोस्तों इसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन इसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन इसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय जल मिशन इसके अंतर्गत आता है, हिमालयी पारितंत्र को सतत बनाने हेतु, टिकाऊ बनाने हेतु, सस्टेनेबल बनाने हेतु जो नेशनल मिशन इसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन जिस पर अभी सवाल था वो इसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन इसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक जो ज्ञान मिशन है वो इसके अंतर्गत है। ये 8 जो मिशन है वो इसके अंतर्गत है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय
सौर मिशन को। अब इसमें याद रखना, राष्ट्रीय सौर मिशन जो है ना, ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमको मिनिस्ट्री पता होना चाहिए किसके अंतर्गत है और उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? ये 2010 में शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है, जो पर्पज जो था, वो यही था दोस्तों, जो सौर ऊर्जा है, सोलर जो एनर्जी है, उसको बढ़ावा देना है। अगला देखिए, राष्ट्रीय संवर्धित जो ऊर्जा दक्षता मिशन है, इसमें याद रखिएगा ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पर यह आधारित है। ये दो फैक्ट इसमें आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विद्युत मंत्रालय, और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पर यह आधारित है। ठीक है, अगला जो मिशन है दोस्तों, वो है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल मिशन जो है, ये किसके अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब हिमालय पारतंत्र जो है, इसको टिकाऊ बनाने के लिए, सतत बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है, ये किसके अंतर्गत है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो हिमालय इकोसिस्टम है ना, उसको संरक्षण देना है, उसकी रक्षा करनी है, ये इसका उद्देश्य है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्र और घनत्व बढ़ाना है, जैव विविधता का संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है, ये इसका उद्देश्य है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और उद्देश्य भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील बनाना है, ये इसका मेजर पर्पज है। ठीक है। और दोस्तों अगला है इसमें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन जो है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये जो 8 मिशन है दोस्तों हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, ये हमने डिस्कस किए, जो भारत की क्लाइमेट चेंज को लेकर रणनीति है। अब एक सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। आपको इन 2 कथनों को सावधानी से पढ़ना है और ये बताना है कि नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसका सही उत्तर क्या है। कथन 1 कह रहा है दोस्तों कि ओजोन का जो निर्माण है वो प्राकृतिक रूप से ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन अणु पर परावैंगनिक किरणों की क्रिया से होता है। ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कि ओजोन का ह्रास है, यानी ओजोन का जो विघटन होता है वो वायुमंडल में CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके निर्मुक्त होने के कारण होता है। और पूछा है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है और 2 उसको ठीक से डिस्क्राइब करता है। दूसरा कथन 1 और 2 दोनों सही है और 2 उसको ठीक से व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। कथन 1 सत्य है और दूसरा असत्य है, कथन 1 असत्य है और दूसरा सत्य है, ये ऑप्शन दिए। तो दोस्तों स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है। अब हमने क्वेश्चन को क्यों रखा है? क्योंकि ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ये हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, बट दूसरा वाला जो है ना वो पहले वाले को ठीक से व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। अगला देखिए, अब ओजोन जो गैस है इसका निर्माण कैसे होता है वो हम देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ओजोन जो है ऑक्सीजन अणुओं और उसके जो प्रकाश की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, परावैंगनिक किरणें, इनके साथ मिलकर देखिए ऐसे समताप मंडल में इस प्रक्रिया द्वारा ये ओजोन का निर्माण कैसे होता है वो देख रहे हैं। ये ऑक्सीजन है, उससे फोटोन यानी कि सौर प्रकाश मिला है, तो एकल अणु ऑक्सीजन के ये 2 अणु बने हैं दोस्तों। फिर ये जो एकल अणु ऑक्सीजन है ये O2 के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करती है, O2, और यही इसी तरीके से विघटित होती रहती है। कैसे? ये ओजोन है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज आती है, इसी प्रतिक्रिया करके ये, और फिर O है एकल अणु, इससे फिर ये दोबारा से ऑक्सीजन में विघटित होकर दोबारा से ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। इस तरीके से ये ओजोन का निर्माण होता है और विघटित होती रहती है। अब इसके कारणों की अगर बात करें कि ओजोन गैस का जो विघटन है, जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन गैस है, अभी एक अस्थिर गैस है दोस्तों ओजोन, एक तरफ इसका निर्माण चलता रहता है, दूसरी तरफ विघटन चलता रहता है, ये साथ में इसका चलता रहता है। अब अगर इसकी बात करें ओजोन क्षरण की, तो 2 प्रक्रिया हैं, एक तो नेचुरल है, एक मानव जनित प्रक्रिया है। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक की, नेचुरल की, तो देखिए दोस्तों, सूर्य का 11 वर्षीय चक्र होता है जो क्या करता है, सौर कलंक में वृद्धि करता है, जिससे सौर्य की जो क्रिया है उसमें वृद्धि हो जाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसके माध्यम से दोस्तों ओजोन का विघटन होता है नेचुरल तरीके से। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एक दूसरा तरीका, इसमें क्या होता है, जैसे ओजोन है O3, देख रहे हो ये O3 है, O3 ओजोन का वो है,
O3। ओजोन है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज आती है, फोटोन प्रकाश आता है, तो ये O2 और ऑक्सीजन का एक अणु इसमें विलगाव हो जाता है। ये दो तरीके से नेचुरली ये विघटित होता है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों मानव जनित प्रक्रिया की, तो इसमें क्या होता है, मानव जनित प्रक्रिया में वायुमंडल में ना मानव के द्वारा क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, अब ये उत्सर्जन होता है, तो ये जो उत्सर्जन होता है ये क्या करता है, फिर ओजोन को डिप्लीट करता है। तो इसी को ओजोन विघटनकारी पदार्थ कहते हैं इनको, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। इसमें कौन कौन से, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, ये सब अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। इनको हेलोकार्बन्स भी कहते हैं, हेलोकार्बन्स की भी संज्ञा दी जाती है, इतना भी आप याद रखिएगा। अब इसमें ना मानव जनित प्रक्रिया में ये जो ओजोन विघटनकारी पदार्थ है, ओजोन जो डिप्लीशन जो एजेंट है, सब्सटेंस है, ये दोस्तों दो कारण है प्रमुख इनके, जिससे कुशलतापूर्वक ओजोन का विघटन कर पाते हैं। पहला तो क्या है कि इन पदार्थों का विघटन जो होता है ना दोस्तों, वो निचला जो नीचे वायुमंडल है उसमें नहीं हो पाता है, और ये वायुमंडल में 20 से 120 वर्षों तक, मतलब इनका स्थायित्व देखो कितना ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ये पृथ्वी पर वापस नहीं आते और समताप मंडल में रहते हैं और ओजोन डिप्लीशन करते रहते हैं इनके स्थायित्व की वजह से। दूसरा दोस्तों, ये पदार्थ ना क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर दोनों भी हो सकते हैं, और जब ये एक बार समताप मंडल में पहुंच जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट जो रेज है इन अणुओं को क्लोरीन, CFC, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो है ब्रोमीन, इसमें तोड़ देती है, जो क्या करता है, ओजोन का क्षरण करता है। ठीक है, अब हमको ना जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस है ना, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ये पता होना चाहिए। इन पे भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा ओजोन डिप्लीशन एजेंट है, कौन सा नहीं है। देखो दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs, हेलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, HCFCs है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस के ऑक्साइड है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का एक सवाल देखिए क्या पूछा है कि कौन सा एक ओजोन अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से फेजिंग आउट, बाहर करने से, मतलब ओजोन से संरक्षण से रिलेटेड कौन सा सम्मेलन या प्रोटोकॉल है। तो इसका आंसर दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है अभी देखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ओजोन के संरक्षण की बात चल रही है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, किगाली एग्रीमेंट, ये सब पता होना चाहिए। एक और देखिए ये क्या कह रहा है, अभ्यास प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह ओजोन विघटनकारी एवं वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सभी पदार्थों के उत्सर्जन पर क्रमशः रोक लगाने हेतु बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसे वर्ष 1987 में अपनाया गया था और 89 से ये प्रभावी हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप CFCs के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई थी और भारत ने इस पर वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किए थे। 3 स्टेटमेंट है, पूछा कितने सही है, तो दोस्तों पहला गलत है, ग्लोबल वार्मिंग वाला ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें 3 सही है, तो ये इसलिए रखा है, ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। और हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन ये देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ओजोन क्षरण के संरक्षण के लिए ना सबसे पहले 1981 में कुछ वार्ता प्रारंभ हुई थी, ठीक है, और 1985 में फिर ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन किया गया। ये वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ओजोन परत के संरक्षण से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कन्वेंशन क्या होता है दोस्तों, ये बाध्यकारी और नाइट्रोजन के कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों डी है। अब अम्ल वर्षा देख लेते हैं। अब अम्ल वर्षा के जो जो कारक है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। देखो अम्ल वर्षा हेतु जो उत्तरदायी यौगिक है ना, उनके स्रोत, और वो हम डिस्कस करेंगे कि उन मानव निर्मित स्रोत क्या है और उनके प्राकृतिक स्रोत क्या है। दोस्तों अगर बात करते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स की, तो अगर प्राकृतिक की बात करें तो समुद्र इसका स्रोत है, ज्वालामुखी उद्गार से सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, प्लैंकटन एवं वनस्पतियों को सड़ने से। और वहीं अगर मानव निर्मित की बात करें दोस्तों, देखिए कोयले के जलना, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल के परिशोधन से, वनाग्नि फॉरेस्ट फायर से, इन सब से ये जनरेट होता है। वहीं अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो देखिए लाइटनिंग, आकाश विद्युत जो इसका नेचुरल सोर्स है, ज्वालामुखी उद्गार, जैविक गतिविधियां, ये हम। अब देखिए मीथेन भी अम्ल वर्षा का कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सोर्स क्या है, आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स हमने डिस्कस की थी, पशु, दीमक। और अगर बात करें
मानव जनित की तो धान के खेत, कोयला खनन, गैस ड्रिलिंग, ये हम दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में निकलती है, सागर अपघटन। ये आप जो पीडीएफ लेके एक बार इनको देख लेना, कौन सा नेचुरल सोर्स है उसका और कौन सा मानव जनित सोर्स है, और वो कौन कौन से अम्ल वर्षा के कारण है। तो दोस्तों क्लास तो देखो हमने यहीं तक रखना था आज, ये कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग थे। अब देखिए ये ना आपके लिए बहुत खुशखबरी है, LNIS ना आपके लिए दोस्तों 17 जून से प्रीलिम्स हो जाएगा आपका 16 जून को, ठीक है। 17 जून से हम यूपीएससी 2024 वाला जो मेंस है उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम MMP 17 जून से स्टार्ट है। और दोस्तों इसके फीचर्स क्या होंगे, आपको ना फोकस्ड क्योरिकुलम कवरेज दिया जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा गाइडेंस मिलेगा प्रॉपर पूरा मेंस के लिए, इंटेंसिव रिवीजन सेशंस दिए जाएंगे दोस्तों, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी प्रॉपर हर सब्जेक्ट की सेक्शन वाइज, और दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों LNIS आपके लिए ऑप्शनल की क्लासेस लेके आया है। देखिए 30 जून से बैच स्टार्ट है ऑप्शनल के लिए, इस QR कोड से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शनल कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, मेंस के लिए एथिक्स भी लाओगे, हाँ हाँ लाएंगे, एथिक्स भी पढ़ाएंगे। देखिए अब इंग्लिश मीडियम का देखिए, इंग्लिश मीडियम में दोस्तों PSIR हमारा ऑप्शनल आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल और एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश में 4 ऑप्शनल है। और हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, इतिहास और हिंदी लिटरेचर स्टार्ट होने वाला है, और PSIR इसमें भी राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये दोस्तों 30 जून से स्टार्ट है। और इस QR कोड को स्कैन करके आप इनको रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। अगला देखिए, अब हम दोस्तों थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट टिप्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला हूं, बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे, बट बातें ऐसी है, बात छोटी है लेकिन उनका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, हम बात करेंगे कि 16 जून को आपका एग्जाम है, तो 15 जून को आपको क्या करना चाहिए, एक दिन पहले। 16 जून को ड्यूरिंग एग्जाम आपको कैसे कूल रहना है, काम रहना है, उस पर हम बात करेंगे। हिंदी ऑप्शनल फीस जाकिर रूही फीस के लिए आप जो रिसेप्शन पे बात करना, आप गूगल करके ना नंबर ले लेना, LNIS पे, LNIS या LNIS गूगल करके वहां से नंबर लेके और उस पर डिस्कस कर लेना, पूछ लेना। देखिए इसमें दिया हुआ है तो नंबर, या फिर आप रजिस्टर कर लेना या QR कोड पे, फिर आपके पास कॉल आ जाएगा और फीस के बारे में पूछ लेना, ठीक है। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ये क्या है, आपको कैसे अपना ध्यान रखना है, लास्ट मिनट टिप्स क्या है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट उनका रोल जो है, जो इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ये आप देखिए, देखो दोस्तों अगर हम बात करें बिफोर एग्जाम 15 जून की, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सिंपल बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे, आपको 15 जून को ही क्या करना है दोस्तों, एग्जाम से एक दिन पहले ही आपका जो एडमिट कार्ड है प्रिंट लेना है, प्रिंट निकलवा लेना है, एडमिट कार्ड अपने पास रख लेना है, ब्लैक पेन रखना है, वो भी बॉल पॉइंट, ब्लैक ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट जो आता है वही बॉल पेन लेना है। और ये भी एक तो मोटी पेन वाला ले लेना, क्योंकि जो गोला भरने है ना OMR शीट भरनी है, वो मोटी पेन वाले से थोड़ा जल्दी भर जाता है। और ये कोई नॉर्मल पेन ले लेना, अपना ID कार्ड जो है ये रख लेना है अपने पास। और दोस्तों एक एनालॉग रिस्ट वॉच एनालॉग मतलब डिजिटल घड़ी नहीं चलेगी, वो अलाउ नहीं है, नॉर्मल जो वॉच आती है एनालॉग घड़ी वो रखनी है। पानी की बोतल तो जरूर लेके जाना दोस्तों, क्योंकि गर्मी इतनी है, डिहाइड्रेटेड हो जाओगे। और अगर रिक्वायर्ड हो तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपको 15 तारीख को ही अपने पास रख लेना है सब। ये नहीं, अब ये आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत छोटी सी बात बता रहे हो। दोस्तों पता है साल भर आपने जो मेहनत करी है ना, जो यहाँ पर इकट्ठा किया है, जो इतनी तैयारी करिए, जो करिए, इसका ना बेस्ट अगर आपको यूटिलाइजेशन करना है तो इसका बेस्ट यूटिलाइज तभी हो पाएगा जो इसके अंदर साल भर हमने इकट्ठा किया है, जब ये जितना कूल होगा, काम होगा। अब मान लीजिए सपोज करो आप अपना ID कार्ड भूल गए सेंटर पे जाने से पहले, तो हो सकता है आप उसको अरेंज कर लोगे, किसी से फोन करके मंगा लोगे, कर लोगे, सारा काम हो जाएगा, एग्जाम भी दे दोगे। बट उसकी वजह से दोस्तों जो आप पैनिक फील करोगे ना, जो आपको एंग्जाइटी होगी कि शिट यार मेरा पेन रह गया, मेरा एडमिट कार्ड रह गया, मेरा ये ID कार्ड रह गया, और वो जो एंग्जाइटी होगी और आपको जो कूल और काम होने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे नॉर्मल होने में, वो ठीक नहीं होगा। इसलिए बेटर है कि आप पहले से ही अपना सब अरेंज करके रखिए। दूसरा दोस्तों क्या करना है, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है 15 तारीख को, बिल्कुल भी कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम चिल।
रिजल्ट क्या रहेगा, कैसे आएगा, क्या होगा। इवन जो आप देखोगे चाहे कितना भी सीरियस एस्पिरेंट हो, 15 तारीख को लगेगा कि यार ये वाला मैं अटेम्प्ट ही स्किप कर देता हूँ, अगली बार दूंगा, बट अगली बार भी सेम सिचुएशन रहेगी। तो रिजल्ट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ओवर थिंकिंग ये सब नहीं करना है। और उस दिन हल्का डिनर लेना रात को आराम से, और प्रॉपर 8 घंटे सोना, ये बहुत जरूरी है। नींद लेना, प्रॉपर सो के जाओगे एकदम, आपको पता है बहुत अच्छी तैयारी है, एकदम बेस्ट एग्जाम होगा। ये तो हो गई दोस्तों बिफोर एग्जाम 15 जून के लिए। अगर अब हम बात करें ड्यूरिंग एग्जाम या 16 जून को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों जो एग्जाम सेंटर है ना, वहाँ 40 मिनट पहले ही पहुंच जाना। अब इनमें से कुछ एग्जाम जो हमारा एडमिट कार्ड है उसमें 30 मिनट लिखा हुआ है, वो एंट्री 30 मिनट पहले होगी। बट मान लीजिए आप अपना एग्जाम सेंटर 15 को देख के आ गए कि वहां है मेरा एग्जाम सेंटर, तो आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर एग्जांपल मान लिया आप पहले दिन ही एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं, ट्रैफिक का भी कोई इश्यू हो सकता है, तो बेटर है ना हम 10 मिनट का और मार्जिन लेके चलें। तो घर से उस तरीके से निकलना कि मैं 40 मिनट पहले वहां पहुंच जाऊं, जिससे कि वही सेम हमने डिस्कस किया कि जितना कूल और काम रहेगा उतना ही बेस्ट यूटिलाइज हो पाएगा जो हमने प्रिपरेशन की है। दूसरा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक बढ़त लेनी है, साइकोलॉजिकल हमको बढ़त लेनी है, घबराना नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल देखिए कोई आपको लगे यार बहुत ही टफ पेपर आया है, शुरू के 5-10 सवाल पढ़े और एकदम से हाइपर हो गए, एंग्जाइटी फील हो रही है, एकदम बीपी बढ़ गया, ये सब नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है। हो सकता है आपको जो सेट आते हैं ना, वो तो फिल्म्स का सेट ए मिला है या फिर बी सी डी ऐसे आते हैं, आपको मान लो सेट बी मिला, हो सकता है उसके 10 सवाल बहुत ही टफ हो सेट बी में, और आगे के 90 सवाल थोड़े मॉडरेट टू इजी हो। तो आपको क्या करना है, एकदम से पैनिक नहीं हो जाना है। देख लेना अगर लग रहा है शुरू के 10-12 सवाल बहुत टफ लग रहे हैं, तो सीधा आगे बढ़ जाना, पेपर को बीच में से स्टार्ट कर लेना, पीछे से स्टार्ट कर देना। ये आप याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स मीन्स दोस्तों आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप डैम श्योर हो कि यार इसका आंसर तो सी है, कंफर्म पता है, और बाहर आके आपने देखा कि आप डी लगा के आए हो, उसमें आपको पता था सी है, क्यों लगा के आए, आपने नहीं पढ़ा कि उसमें नहीं दिया हुआ था, या फिर आपने उसमें ओनली लगा हुआ था, कुछ इस टाइप का नहीं देखा। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स ना बाद में बहुत हर्ट करती है, एक सवाल भी इधर उधर हो गया तो पैनिक हो जाओगे। तो ये सब बिल्कुल सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सभी सवालों के जवाब नहीं देने, ये तो पता ही है, अभी कट ऑफ देखा इस बार कितनी कट ऑफ रही। और दूसरा देखो जो टाइम मैनेजमेंट है ना दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर सी सेट में तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का। कैसे टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, कोई सवाल है आप सॉल्व कर रहे हो, पेपर 1 में भी ध्यान रखना है, 2 में भी रखना है, बट पेपर 2 के लिए ज्यादा है। कोई सवाल सॉल्व करने में लगे हुए, पता लगा एक ही सवाल सॉल्व करने में आपने 5 मिनट गवा दिए या 10 मिनट उसी से लगे हुए कि आंसर निकाल के दिखाना है, ये सब नहीं करना है। जैसे ही लगे नहीं हो रहा है सॉल्व, आगे बढ़ जाना है, छोड़ देना है उस सवाल को। टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा, क्योंकि 2 ही घंटे मिल रहे हैं ना। अब वही सेम एग्जाम हॉल के अंदर भी ये नहीं सोचना है टफ पेपर है, सिंपल है, कि रिजल्ट क्या रहेगा। कई बार खुशी हो जाती है, अरे बहुत ही सिंपल पेपर आया यार, ये प्रीलिम्स इस बार पक्का, उस खुशी में भी हो सकता है इसलिए मिस्टेक्स कर जाओ, वो भी नहीं करना है। क्योंकि सिंपल भी आया होगा तो कट ऑफ हाई हो जाएगी, टफ आया होगा तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। तो रिजल्ट का तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल जो बात है दोस्तों, OMR सीट बहुत ध्यानपूर्वक भरनी है। आप OMR भर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान इधर हुआ, फॉर एग्जांपल 21 से आप OMR भर रहे हो, 21 से 21वां सवाल की जगह आप गलती से 22वां गोला भर दिया, क्वेश्चन नंबर 22 का, तो जब तक पता नहीं लगेगा ना मैं गलत भर रहा हूं, 22 से लेके सीधा 99 तक पूरा गलत भर चुका होगा, और साल भर जो मेहनत की होगी ना पूरा उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है OMR सीट ध्यान से बनना है, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना सब। अब और क्या करना है दोस्तों, अब जैसे जीएस पेपर 1 हो गया, ठीक है, अब उसके बाद भाई जीएस हो गया 9:30 से 11:30, तो कुछ क्या करते हैं, जैसे 11:30 बाहर निकले, जो अपना सी सेट एग्जाम से पहले जो दूसरी पारी में होगा, जीएस पेपर 1 के जो क्वेश्चन करके आए आंसर उनको गूगल करने लग जाते हैं। तो आंसर मैच वगैरह नहीं करना है कुछ भी उस बीच में, जो 3 घंटे 2.5 घंटे जो मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना पहला पेपर कैसा हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो हो चुका है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। खराब हुआ है अच्छा हुआ है, जो भी आपको लग रहा है आपके मन में अच्छा बुरा जो भी हुआ है, तो वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है उस टाइम ड्यूरेशन में जो बीच में आपको गैप मिलेगा। रिजल्ट क्या रहेगा ये तो हम पहले ही बोल चुके, ये तो सोचना ही नहीं है। जीएस पेपर 1 और सीसेट के बीच में जो टाइम मिलेगा दोस्तों, उसमें हल्का लंच करना है, कुछ हल्का फुल्का खा लेना, और गर्मी ज्यादा हो रखी है तो कुछ ठंडी जगह पर जाके आराम से बैठ जाना, क्योंकि अल्टीमेट गोल वही है, ब्रेन को एकदम कूल और काम शांत रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखिएगा। और रिजल्ट के बारे में दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट का ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपने बेस्ट किया है, अपना कर्म किया,
बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपसे अच्छी तैयारी किसी की नहीं है, बस ये सोच लेना है। गीता भी कहती है दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। अब गीता ये नहीं कह रही है कि कर्म करो आपको फल नहीं मिलेगा, नहीं, फल की बात नहीं कह रही, फल तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि फल की चिंता मत करो, 24 घंटे फल के बारे में मत सोचते रहो, उसका मनन मत करते रहो, क्योंकि अगर उसकी चिंता करते रहोगे ना फल की, तो आप कर्म को ठीक से नहीं कर पाओगे। ये गीता में कहा गया है। तो बस यही कुछ बातें बतानी थी आपको आपके एग्जाम से पहले। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डू द बेस्ट, अपना बेस्ट दे के आना है, आपका 100% प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।